हाँ, तो अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा। अब इस संदर्भ में एलन बाल के शब्दों में, जब ये राजनीतिक विचार विभिन्न विषयों एवं समस्याओं से संबंधित अस्पष्ट व संबंध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेता है, तो उसे हम राजनीतिक विचारधारा कहने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के विचार संबंध व्यवस्थित रूप से एक मॉडल के रूप में, मॉडल कहने का तात्पर्य है कि उसका अनुसरण करना, कहते हैं मॉडल पीस है, तो उसका अनुसरण करना और उसके अनुसरण के अनुसार ही अन्य लोगों के द्वारा भी उसी कार्य को करना राजनीतिक विचारधारा कहलाएंगे। इस अर्थ में वे मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं तथा संबंधों के परिवर्तन या उनकी रक्षा से संबंधित विचारों के समूह होते हैं। सब राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक सत्ता के लिए वितरण के संबंध में संबंधित होती है। राजनीतिक विचारधारा की इस परिभाषा से तात्पर्य यह है कि विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से संबंधित बिखरे हुए अव्यवस्थित विचार जब व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहते हैं। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, तो ये पार्ट जो है अलग अलग कर दिया जाए तो इसकी अलग अलग बात होगी कि यह हाथ है या पैर, लेकिन जब इसको जोड़ दिया जाए तो यह एक शरीर का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से एक बात, दो बात, इनकी बात, उनकी बात, इस विचारधारा को, उस विचारधारा को, जब कई विचारधाराओं को हम जोड़ लेते हैं तब वह विचारधारा जो है वह विचारधारा बनती है, वह विचारधारा बनती है। जैसे व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद। और देखिए, यहाँ पर कोई भी विचारधारा हो, वह अपने साथ एक तर्क रखता है कि हम सही हैं। उग्रवाद, उदारवाद, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों अपने अपने तर्कों के आधार पर अपने आप को सही साबित करते हैं। मार्क्सवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, यह कोई भी विचारधारा, एक चोर भी चोरी करता है तो उसके पीछे वो लॉजिक लगाता है, मेरा यह कारण है, अकारण नहीं। हालांकि यहाँ चोर की बात मैंने कहा तो फिर ये एक मतलब सही बात नहीं है, परंतु कहने का मतलब है कि वह भी किसी कारण से प्रेरित होता है। तो यहाँ जो विचारों का विचारधारा है वह भी किसी न किसी कारण से ही प्रभावित होती है। छठा है, सामाजिक समूह के व्यवहार को संचालित करने वाले विचारों को समुच्चय सेट के रूप में विचार की परिभाषा अनेक लेखकों ने की है। जैसे B.K. गोखले के शब्दों में, विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है। विचारधारा क्या है? विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत
व्यक्ति का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन सभी विचार एवं आकांक्षाएं होती हैं। रोगी एंडरसन एवं क्रिस्टल के शब्दों में एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है तथा राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है। ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का समुच्चय होता है। जैसा कि पहले ही कहा कि विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता, इसका कोई ना कोई कारण होता है जिस कारण से यह जन्म लेती है। तो विचारधारा का अपना इतिहास है। अब देखो, आप इसको व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करो। प्राचीन विचारधारा क्या था? यह जो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं थी, प्राचीन काल का जो समाज था, यह प्राचीन कालीन समाज से प्रभावित थी। मध्यकाल जो था, यह प्राचीन काल से उत्पन्न होने के बाद साम्राज्यवाद का युग है। और आधुनिक काल में भी जो है साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, आधुनिकवाद, ये सब जो है एक विचारधाराओं के अंतर्गत आया। तो अगर हम विचारधाराओं का इतिहास देखना चाहें तो हमें सबसे पहले प्राचीन विचारधाराओं को समझना होगा। जब तक हम अर्ली फेज को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो विचारधारा जो है यह अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। प्राचीन काल में भी विचार थे, आधुनिक काल, प्राचीन काल। अब जैसे देखो, एक योग को देखो, योगा जो है आज संपूर्ण विश्व योगा दिवस, योगा प्रतिदिन, योगा टीवी पर, योगा कोरोना से बचने के लिए योगा, फिजिकल मेंटल फिट रखने के लिए योगा, कंसंट्रेट करने के लिए योगा। तो यह योगा है क्या? यह भारत का ही देन है। ये पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि ने योग लिखा। और योग सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट नहीं है कि हम हाथ ऊपर कर लिए, पैर नीचे कर लिए, अनुलोम विलोम कर लिए, भ्रष्टिका कर लिए, कपालभाति कर लिए, तो ये योग है। योग जो है इसमें इसके 8 चरण हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हूँ, तो और मेरा लगाव भी जो है प्राचीन साहित्य से बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैंने एक योग की पुस्तक भी पढ़ी और ज़्यादातर पुस्तकें में विवेकानंद की पढ़ी। विवेकानंद मेरे आदर्श विचारक। विवेकानंद के विचारों को पढ़कर बहुत ही एक आत्मविश्वास जागृत होता है। आप लोग भी विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद जो है एक युवा सन्यासी थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो दरिद्र जनता है, गरीब जनता है, वो असहाय क्यों है? वो उसके पास अपना सामर्थ्य है, परंतु हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य को का यूज नहीं करता। हर व्यक्ति के पास मानसिक हब्स कहता है कि प्रत्येक मनुष्य समान होता है।
कुछ मनुष्य जो है शारीरिक रूप से सक्षम है और कुछ मनुष्य जो है वह मानसिक रूप से सक्षम है, यानी कि कोई भी मनुष्य कमज़ोर नहीं है। कुछ लोगों, कुछ विकलांग कैटेगरी को छोड़ दे तो संपूर्ण मानव जगत में कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, कोई फिजिकल वर्क करता है। हाफ का कथन ये है कि सभी मानव समान है, और यह बात भी सत्य है कि कोई शारीरिक बल से समृद्ध है, कोई मानसिक बल से समृद्ध है। और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों को मिलाकर अपने कार्य को करे तो वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेगा, वह आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भरता का यह भी एक विचारधारा है, यह नहीं कि मैं कोई गप कर रही हूँ। विचारधारा जो है, यह जो है, जब व्यक्ति जो है किसी संघर्ष से निकलता है तो उसके अंदर जो है काफ़ी शक्ति होती है। उसके अंतर्द्वंद में जो भी उत्पन्न होते हैं उसको वह बल प्रदान करते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो ये कहा गया है कि विचारधारा सिर्फ एक फिजिकल बात नहीं है, यह एक इमोशनल, भावनात्मक भी है। विचारधारा उत्पन्न होने के लिए सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं होती हैं, इसके अंतर्गत भावनाएं भी होती हैं। आप देखोगे जिहादी आतंकवादियों ने खुद के साथ साथ पूरा बिल्डिंग को उड़ा दिया, तो क्या है, उनका मानसिक रूप से उनको उस विचारधारा के अंतर्गत तैयार किया गया कि वो जो है वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हाँ, इसके पीछे उनका देखिए बहुत सारे आतंकवादी होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देते हैं। तो क्यों वो कैसे प्रभावित है? वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित है। तो यहाँ पर वो आतंकवाद के विचार से प्रभावित है। उनका अपना निजी नहीं है, अपना निजी स्वार्थ नहीं है। अगर निजी स्वार्थ होता तो वो अपने ही जीवन को क्यों समाप्त करते? अपने जीवन को समाप्त करने का तात्पर्य है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम, चलो ऐसा हो गया, मेरा जीना ही व्यर्थ है, हम ऐसा करेंगे तो इससे बहुत लोगों को लाभ होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे को परेशान करने के लिए भी व्यक्ति के अंतर्गत उस तरह के विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि वो अपने आप को कष्ट देकर, अपने आप को समाप्त कर भी दूसरे से कुछ प्रतिशोध, किसी बात की नाराज़गी जो भी हो उसको व्यक्त करता है। तो यहाँ हम देखेंगे वेबस्टर यूनिफाइड शब्दकोश विश्व के कोश के अनुसार विचारधारा से तात्पर्य है ए, विचारधाराओं का विज्ञान, बी, दर्शन शास्त्र जिसके अनुसार विचारों का आधार अनुभव अनुभूति होता है, और सी, व्यक्ति अथवा किसी चिंतन संप्रदाय के विचारों की पद्धति है। यहाँ पहला क्या हुआ कि विचारों का विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो कसौटी पर खड़ा हुआ होता हो, जो सत्य हो। दूसरा दर्शन शास्त्र, दर्शन जो ये सोचता है, फिलोसफर, जिसके अनुसार अनुभव अनुभूति होती है। जैसे हम एक फूल को लिए, फूल को देखकर हमारे अंदर एक अच्छे विचार, एक सुखद विचार उत्पन्न होते हैं, मन जो है फ्रेश होता है। इसलिए आप
पार्क में जाते हैं। क्यों? वहाँ घूमना टहलना जो भी हो, वहाँ पर आपको ऐसे प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं जो बाहर के परिवेश में संभव नहीं है। तो हम उनका दर्शन करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए पार्क में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अनुभूति, अनुभव, अनुभूति। और सी जो है अथवा किसी चिंतन संप्रदाय के विचारों की पद्धति, किस संप्रदाय का? जैसे मान लीजिए हम संप्रदाय की बात करते हैं तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में अलग ही विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हमारे यहाँ जैसे अब एक डेड बॉडी को लीजिए, एक हमारे यहाँ है कि पंच तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है और पंच तत्वों में ही इसे विलीन होना है। लेकिन एक पारसी समुदाय जो है, जब उनके कोई प्रियजन मरते हैं तो वो क्या करते हैं? वह उस डेड बॉडी को कोई ऊंचे टावर पर टांग देते हैं, जिसे पशु पंछी नोच नोच के खाए। उनका कहना है कि इससे किसी की पूर्ति होगी। तो हम देखेंगे कि हमारा विचारधारा जीवन के समय भी, जीवन से लेकर मृत्यु तक अलग है। हर संप्रदाय का विचारधारा अलग है। हमारे यहाँ जन्म के समय उत्सव मनाया जाता है और मृत्यु के समय शोक के साथ साथ अंत्येष्टि क्रिया के बाद जो एक प्रीति भोज तो उसको नहीं कहेंगे, खाने खिलाने की, ब्राह्मणों को खिलाने की, गांव घर को खिलाने की एक व्यवस्था होती है, जिसमें काफ़ी खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में ही खर्च है, अगर जीवन के बाद भी उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जो इसको मानते हैं क्रियाकर्म होता है तो उसमें भी अर्थ काम करता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था भाई? कोई व्यक्ति मर गया, उसके बाद जो है 1000 आदमी को खिलाना है और वो भी जिसका जैसा सामर्थ्य है वो उस तरह का काम को करता है। तो उसके पीछे हमने कई लोगों से पूछे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? तो ये होता है कि उसको इससे मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने साथ तो कुछ लेके नहीं गया, उसने जीवन में बहुत कुछ किया, अब उसकी मृत्यु के पश्चात जो ये अंतिम क्रिया है उसके नाम पर बस वही इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे जो संस्कार है ना, वह भी विचारधाराओं से ही प्रभावित है। देखिए आपके जो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसके 10 लेक्चर होने हैं। इन 10 लेक्चरों में हम एक एक तथ्य को अति सूक्ष्म ढंग से विवेचित करते हुए चलेंगे। और मैं ऐसा एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि स्टूडेंट को याद रहे, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे क्लास में जो है समझ नहीं पाते, वो ऑनलाइन या सिर्फ हमारे बोल देने से कैसे समझेंगे? जब हम बोलते हैं 10 बार बोलते हैं प्लीज़ हमसे कुछ पूछो, तो वो एक कुछ ऐसा पूछेंगे जिसका कोई अर्थ का बेअर्थ हो जाता है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही क्लिष्ट
या बहुत ही एकेडमिक बातों को लेकर सिर्फ आपको बताऊंगी, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे जो है कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो आप अपने जीवन में देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, तब शायद आप कुछ आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि ये कोरोना ऐसा संकट ने सभी को हर तरह से परेशान कर दिया है। मुझे पूरा सारा वेकेशन मुझे सीकेपी में ही गुजारना पड़ा, वो भी एक रूम में। मैं अपनी मानसिक व्यथा को कैसे आपको बता नहीं सकती हूँ। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी, वो समाज में ही रहता है, और एक टीचर के लिए अपने पुस्तक से, अपने स्टूडेंट से दूर रहना, और कुछ दिनों अगर वो अपने फैमिली से भी दूर रहता है, उसे तमाम तरह की सामाजिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो उतना अच्छे मूड में, फ्रेश मूड में क्लास नहीं ले। यही कारण है कि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, और शायद जिस चीज़ से मैं अलग हो गई करीब 1 मंथ तक, काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो अचानक जो है बहुत ही लिबरल और स्मूथली क्लास संचालित करना संभव नहीं है। शेष नेक्स्ट क्लास में इसमें 10 लेक्चर होने हैं। नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विज्ञान, चक्रधरपुर जैन कॉलेज से बोल रही हूँ। 5th सेमेस्टर के बाद प्रमोट किए जाने के बाद आप लोग 6th सेमेस्टर में हैं, और 6th सेमेस्टर में आपके 3 पेपर हैं, थ्योरी पेपर, एक प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो इसमें आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा क्या है? विचार से विचारधारा बना, क्योंकि जब किसी एक विचार को समर्थन प्राप्त हो जाता है और उसके कई अनुयायी हो जाते हैं, तो वह विचारधारा बन जाता है। विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता। इसका संबंध मानव तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार जो है वह किन्हीं कारणों से प्रभावित होती है। वह सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, या कोई समस्या हो, तो उस संदर्भ में जो समस्याओं का निवारण किया जाता है, या समस्याओं के विषय में जो विचार आते हैं, बनते हैं, तो इससे विचारधारा का जन्म होता है। जैसे हम जानेंगे मार्क्सवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, उदारवाद, विस्तारवाद, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में काफ़ी रस्साकसी है। एक तो कोरोना के कारण, क्योंकि इसकी उत्पत्ति चीन में ही हुई। चीन ने खतरनाक प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी हैं, जिसमें तरह तरह के वायरस जो है विकसित करता है। उन्हीं में से एक वायरस कोरोना ने समूचे संपूर्ण विश्व को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसके कारण कि आप कॉलेज भी नहीं आ पा रहे हैं,
और हमारा आपसे कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। चूँकि ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट गूगल मीट पर एक समय में लाख प्रयास मैंने किया, फ़ोन किया, तमाम तरह का प्रयास किया, परंतु वे उपस्थित नहीं हुए। कुछ स्टूडेंट उपस्थित होते हैं, फिर तुरंत वह लॉग आउट, साइन आउट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा पढ़ाने का उत्साह भी जो है वह कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि YouTube के माध्यम से आपको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, उसको समझाया जाए, ताकि आप जो है उसको जब चाहे तब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 6th सेमेस्टर जो कि आपका आखिरी सेमेस्टर होगा, 5th सेमेस्टर में तो आप प्रमोट कर दिए गए हैं। प्रमोट करने की स्थिति में आप अगर खुद से अपने घर पर 5th सेमेस्टर के कोर्स को कवर नहीं करते हैं, तो मेरा जहाँ तक विचार है तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रश्न का उत्तर देना है और उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमें प्रमोट किया गया था और यह कोरोना काल था। बहुत ही प्रतियोगी वातावरण है और इस वातावरण में हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है अपने समर्थ को प्लीज़ व्यर्थ न गवाएं, जहाँ है घर पे ही है, पढ़ाई से जुड़े रहें। जितना मैं प्रयास कर रही हूँ उससे थोड़ा प्रयास आप भी कीजिए, गूगल मीट पर मिलने का प्रयास कीजिए, ताकि आप वहाँ अपने कहीं से भी सामग्री उपलब्ध करवा लें। इंटरनेट के माध्यम से 6th सेमेस्टर का सिलेबस देखकर, और जहाँ नहीं आता है आप हमें मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ना है। तो हम यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा, जो हमारा मूल टॉपिक है, उस पे आते हैं। विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता है। शून्य अर्थात बिना कारण नहीं होता है, वैकम में नहीं होता है। उसका संबंध मानव तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है। परिवेश कहने का मतलब आसपास वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति हम झेल रहे हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी भी है, सामाजिक प्राणी है। इसलिए आप गांव में, शहर में, एक समाज में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जब कोई समस्या आती है तो इसके निवारण के लिए समाधान खोजा जाता है। ऐसा क्यों है? राजनीतिक विचारधारा इसी बात को लेकर है कि कोई भी व्यवस्था ऐसा क्यों है, व्यवस्था में कहीं कुछ कमी है, जिसका निवारण के लिए कोई न कोई वर्ग आता है, कोई न कोई व्यक्ति के विचार उत्पन्न होती है और उसे समर्थन मिलता है, तब जाकर वह विचारधारा बनता है। जिसे हम देखेंगे कि मार्क्सवाद जो है, यह एक ऐसी विचारधारा जो समाज में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है, जहाँ पर पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग एक समान रहे। क्योंकि मार्क्स का कहना था कि पूंजीपति हमेशा ऊंचा ही रहेगा और जो बुर्जुआ वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह शोषण और शोषित की स्थिति में ही रहेगा। तो इसके लिए उसने जो विचारधाराएं दी हैं वो तो हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको
राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसका प्रकृति क्या है, यह कैसे अस्तित्व में आया, यह कितने प्रकार की हो सकती है, इत्यादि विषयों पर गहन विवेचन करना है। तो राजनीतिक विचारधारा, इसमें मनुष्य के बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है। उसका अपना सामाजिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। इसी इंटरएक्शन को के फलस्वरूप विचारधाराएं उत्पन्न होती है। इसी संदर्भ में C.B. मैकफर्शन का कहना है कि विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान समय में ही हुआ है। वर्तमान समय में विचारधाराओं ने जन आंदोलन की प्रेरणा दी है। कोई भी क्रांति होती है, कोई भी आंदोलन होता है, तो वो कैसे होता है? क्योंकि सरकार की कोई नीति या समाज की कोई नीति जिसे सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस संदर्भ में विरोध उत्पन्न होता है और उस विरोध के निवारण के लिए जन समूह एकत्रित होते हैं विचारधाराएं बनाकर। फिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तब जाकर वह एक और उसके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, तब यह एक विचारधारा जन्म लेती है। वर्तमान युग विचारधाराओं का युग है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो लुई 16वें के शासनकाल का था, जिसमें प्रजा काफ़ी त्रस्त हो गई थी शासन से, और लुई 16वें को मृत्यु दंड दिया गया था। तो यह फ्रांसीसी राज्य क्रांति से मानी जाती है। एम वाटकिंस के शब्दों में, विगत 2 शताब्दियों से पाश्चात्य जगत अशांति के काल में रह रहा है, जिसे विचारधाराओं का युग कहा जा सकता है। 20वीं सदी के 90 दशक तक तो स्थिति यह थी कि समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों तथा संघर्षों का विचारधाराओं के आधार पर किया जाता रहा। कुछ विचारधाराएं तो परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति में थी और ऐसा माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति थी। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समस्त घटना चक्र पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के आपसी संघर्ष का परिणाम है। आप अभी भी न्यूज में देख रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत। तो पाकिस्तान में किस तरह की राजनीति है, कितना अस्त व्यस्त व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद और शोषण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। चीन में एक साम्यवादी व्यवस्था है, अमेरिका एक पूंजीवादी व्यवस्था है, जहाँ पर व्यक्ति के विचारों का व्यक्ति के जीवन को काफ़ी लिबरल, उदार ढंग से जीवन जीने की व्यवस्था है। जबकि आप चीन के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ साम्यवादी विचारधारा है। वहाँ पर किसी की कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं, वहाँ न्यूज़ चैनल भी सरकार के अधीन है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ पर सभी को आज़ादी है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कोई भी कार्य करने की आज़ादी है, यहाँ तक कि व्यक्ति सरकार की आलोचना भी कर सकता है, लेकिन वह
यही बात चीन में जो है संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक साम्यवादी देश है। वहाँ सरकार का विरोध कोई नहीं कर सकता। सरकार का विरोध करने का मतलब है उसे दंड प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे विचारधाराओं का अर्थ क्या है। तो राजनीति विज्ञान में विचारधारा शब्द अर्वाचीन शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक जेस्टर दी ट्रेसी ने किया था। विचारधारा से उसका अभिप्राय असंदिग्ध सत्य से था। असंदिग्ध सत्य अर्थात एक ऐसा सत्य जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। संदिग्ध, संदेह, यानी संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य। हम जैसे किसी बात को लॉजिकली कह सकते हैं कि हम कह नहीं सकते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। तो इसमें क्या है कि हम पूरी तरह से इस बात के लिए डिटरमाइंड नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सत्य है। जब एक बात को काटने के लिए दूसरी विचार उत्पन्न होती है तो उसको दूसरा विचार उत्पन्न होता है, फिर दो विचारों का संघर्ष होता है। उसके बाद इसमें जब कोई तीसरा विचार आता है, चौथा विचार आता है, इसी तरह विचारों का एक क्रम चलता रहता है जिसमें एक विचार, दो विचार, तीन विचार, और जिस विचार पर अंतिम निष्कर्ष निकलता है वही विचारधारा होता है। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। इसका कलेवर अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है, पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है। मेरे विचार से ऐसा है, आपके विचार से ऐसा है, लेकिन वास्तविक विचार क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, इस बात का निष्कर्ष कौन निकाल सकता है। और दार्शनिक तथा वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। विचारधाराओं की कुछ परिभाषाओं को अगर हम देखेंगे, जिसे हमें आंसर जब देना होता है तो उसमें आपको सटीक सब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो जब तक उसमें कुछ लोगों के विचारधाराओं को आप सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक एग्जामिनर को लगता है कि यह कहीं ना कहीं अपूर्ण है। इसलिए कुछ परिभाषाओं के उनके अनुसार इसका वर्णन अवश्य ही करना चाहिए। पास्टनी के अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज व्यवस्था का विवेचन किया जाता है, जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था। उनका कहना है कि विचारधाराओं का जो सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज्य का विवेचन किया जाता है, जिसके अनुसार समाज की व्यवस्था की जाए। जैसे अब हम कहेंगे कि भारत में आटा 30 रुपये के जी मिल रहा है, यही पाकिस्तान में 50 रुपये के जी मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? भारत में इतनी आज़ादी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? अमेरिका के लोग इतना संपन्न है, इंडिया के लोग संपन्न क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित है। यह चूँकि प्रजातांत्रिक देश है,
प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ यह सामाजिक क्षेत्र, तो यहाँ पर सरकार ही सारी व्यवस्थाओं का निवारण करती है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि कोरोना के सिचुएशन में सरकार के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हर किसी के जान को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप न्यूज़ में देखो तो पाकिस्तान के जो न्यूज़ आते हैं वो काफ़ी डरावने हैं। वहाँ पर सरकार की जैसे लगता है कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। एक तरफ जहाँ अमेरिका बौखलाया हुआ है कि उसके इतने लोग मारे गए कोरोना से, उसी प्रकार चीन जो है अपनी हर बात को छुपाता आ रहा है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा देखिए कि किसके विचार, हम आपस में भी बात करते हैं कि वह तो बहुत उदारवाद विचारधारा, तो वह बहुत कट्टरवाद विचारधारा। तो विचारधारा जो है सिर्फ राजनीति में ही नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन में विचारधाराओं का काफी महत्व है। अब डैनियल बेल के मतानुसार विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों के रूप में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। एक विचारक के कार्य में सत्य उसके लिए निहित रहता है। पोलैंड एवं लिंकन के शब्दों में विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है, बॉडी, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना को तैयार करती है। हम तब तक किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं जब उससे हम पैनिक न हो, अर्थात